हेलो बच्चों, आज हम कैश फ्लो चैप्टर की कुछ इलस्ट्रेशन देखने वाले हैं। देखते हैं बच्चों इस इलस्ट्रेशन में क्या बोला है। तो हमें एक कंपनी की बैलेंस शीट दे रखी है, उसके बेसिस पे हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। देखते हैं बच्चों, सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज में हमारे पास शेयर होल्डर्स फंड्स है, जिसके अंदर शेयर कैपिटल है और रिजर्व इन सरप्लस है। इसके बाद नॉन करंट लायबिलिटीज में हमारे पास लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में 9% डिवेंचर्स है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट हेडिंग करंट लायबिलिटीज की है, जिसमें शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में 9% डिवेंचर्स हैं, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट के। उसके बाद शॉर्ट टर्म प्रोविजंस भी हैं। एसेट साइड में बच्चों सबसे पहले हमारे पास नॉन करंट एसेट्स है, जिसमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में मशीनरी है, और उसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स हैं। उसके बाद हमारे पास करंट एसेट्स भी है, जिसमें इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है। इसके बाद बच्चों में नोट टू अकाउंट्स भी दे रखा है, जिसमें पहला नोट शेयर कैपिटल का है, जिसमें इक्विटी शेयर कैपिटल और 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का हमें बैलेंस बता रखे हैं। उसके बाद रिजर्व इन सरप्लस का नोट है, जिसमें जनरल रिजर्व है और सरप्लस का हमें बैलेंस बता रखा है 2023 का और 2022 का। इसके बाद शॉर्ट टर्म प्रोविजन का नोट है, जिसमें प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है। उसके बाद हमें कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे रखा है। देखते हैं बच्चों, फर्स्ट पॉइंट में बता रखा है कि मशीनरी जिसकी कॉस्ट थी 1 लाख रुपीज, उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करा गया था 70,000 रुपीज का, उसे सोल्ड कर दिया गया 20% के प्रॉफिट पर बुक वैल्यू पे। ठीक है बच्चों। उसके बाद डेप्रिसिएशन में बता रखा है कि ड्यूरिंग द टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज करी गई थी 70,000 रुपीज। सेकेंड पॉइंट में बच्चों बता रखे कि प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर लिया गया था पार पे, मतलब फेस वैल्यू पे 31 मार्च 2023 को। थर्ड पॉइंट में बच्चों बता रखा है कि इक्विटी शेयर्स को इश्यू करा गया था 1 अप्रैल 2022 को, और जो डिवेंचर्स रिडीम करे गए होंगे वो 1 जनवरी 2023 को रिडीम करे गए होंगे। इसके बाद बच्चों फोर्थ पॉइंट में बता रखा है कि कंपनी ने डिक्लेयर और पे करा इंटरिम डिविडेंड इक्विटी शेयर्स पे 40 रुपीज पर शेयर के हिसाब से जनरल रिजर्व से पे करा गया था इंटरिम डिविडेंड। उसके बाद बता रखा है कि फाइनल डिविडेंड कंपनी ने प्रपोज नहीं करा है इक्विटी शेयर्स पे। फिफ्थ पॉइंट बच्चों बता रहा है कि नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जिनकी कॉस्ट से 60,000 रुपीज, उन्हें सोल्ड कर दिया गया था 20% के प्रॉफिट पर। और लास्ट पॉइंट में बता रखा है कि इनकम टैक्स 45,000 रुपीज का प्रोवाइड करा गया था। अब बच्चों हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। तो सबसे पहले बच्चों अपना कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करते हैं ना। उसमें बच्चों फर्स्ट स्टेप क्या आता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकालना। उसमें वो बच्चों कैसे निकालते हैं, हम सबसे पहले सरप्लस का डिफरेंस निकालते हैं। अब देखो बच्चों, हमारे पास सरप्लस का ओपनिंग बैलेंस दे रखा था 50,000 माइनस का था, ब्रैकेट लगा रखे हैं ना बच्चों, और जो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस है वो है 1,15,000। अब डिफरेंस निकालने के लिए हम क्लोजिंग में से ओपनिंग वाले को माइनस कर देंगे। तो देखो बच्चों, वर्किंग नोट पे कर लेते हैं। हमारे पास डिफरेंस कितना आ जाएगा, 1,65,000 का। अब याद करो बच्चों, इसमें ऐड क्या क्या करते थे, अगर हमने कोई अमाउंट जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करा हो, या प्रोविजन क्रिएट करी हो टैक्स के लिए, या हमने डिविडेंड पे करा हो। देखते हैं बच्चों, सबसे पहले हमारे पास जनरल रिजर्व भी दे रखा था ना, जिसका बच्चों देखो ओपनिंग बैलेंस 3,75,000 है और क्लोजिंग बैलेंस 1,35,000 है। तो यहाँ पे देखो बच्चों, जनरल रिजर्व हमारा डिक्रीज हो गया ना, मतलब हमने जनरल रिजर्व में तो कोई अमाउंट ट्रांसफर ही नहीं करा, ये तो बल्कि डिक्रीज हो चुका है, कम हो गया है। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद देखो हमारे पास प्रोविजन फॉर टैक्स भी दे रखा था बच्चों। प्रोविजन फॉर टैक्स का हमें ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस तो बता ही रखा था, साथ ही साथ बच्चों हमें यही बता रखा था ना कि कितने का इनकम टैक्स प्रोवाइड करा गया था, 45,000 रुपीज का। अब बच्चों प्रोवाइडेड का मतलब क्या हो गया, जो हमने अपने स्टेटमेंट ऑफ P&L में रिकॉर्ड करा होगा, मतलब हमने इतने की प्रोविजन क्रिएट करी होगी। अब जिस अमाउंट की बच्चों हम प्रोविजन क्रिएट करते हैं टैक्स के लिए, उसे हमें ऐड करना होता है ना, तो इसको बच्चों हम ऐड कर देते हैं। ने प्रोविजन क्रिएट करी हो करेंट ईयर की थी बच्चों टैक्स के लिए 45,000 रुपीज की, तो उसे हमने ऐड कर दिया। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद डिविडेंड देख लेते हैं। तो बच्चों डिविडेंड के बारे में हमें बता रखा था ना, फोर्थ पॉइंट बच्चों क्या बताया था कि कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड पे करा था इक्विटी शेयर्स पे 40 रुपीज पर शेयर से, और बच्चों किससे पे करा था, जनरल रिजर्व से। अब देखो बच्चों ध्यान से समझना, जो भी बच्चों हम नेट प्रॉफिट में जब डिविडेंड ऐड करते हैं, वो बच्चों कौन से वाला करते हैं, जब कंपनी स्टेटमेंट ऑफ P&L मतलब सरप्लस से पे करती है डिविडेंड, है ना बच्चों। कभी भी हमारे पास जनरल रिजर्व से पे करा होगा डिविडेंड का अमाउंट, तो बच्चों हम उसे नेट प्रॉफिट में ऐड नहीं करते, उसको हम कंसिडर नहीं करते।
ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे जनरल रिजर्व से पे करा गया है ना इंटरिम डिविडेंड का अमाउंट, तो इसलिए बच्चों हम इसे कंसिडर नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ P&L या सरप्लस बोला होता तब बच्चों हम उसे कंसिडर करते, फिर हम उसे नेट प्रॉफिट में ऐड कर देते। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जनरल रिजर्व बोला है इसलिए हम इस वाले इंटरिम डिविडेंड को ऐड नहीं करेंगे। अब बच्चों देखो यहाँ पे हमें क्या पता है कि इंटरिम डिविडेंड पे कर दिया गया है, इक्विटी शेयर्स पे तो कर दिया ना बच्चों जनरल रिजर्व से, मतलब बच्चों क्या होगा उसका कि प्रेफरेंस शेयर पे तो बच्चों पे करा होगा ना, बिकॉज जनरली क्या होता है सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर्स को बच्चों डिविडेंड पे करा जाता है ना, उनको प्रेफरेंस मिलती है। तो बच्चों जब हमने इक्विटी शेयर्स पे कर दिया है तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने प्रेफरेंस शेयर्स पे भी पहले पे कर दिया होगा। क्वेश्चन बच्चों में नहीं बता रखा तो हम क्या मान के चलेंगे कि हमने प्रेफरेंस शेयर्स पे भी डिविडेंड पहले ही पे कर दिया होगा, बिकॉज बच्चों प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को तो पहले मिलता है ना डिविडेंड। तो यहाँ पे देखो जो इंटरिम डिविडेंड इक्विटी शेयर्स पे पे करा था वो बच्चों जनरल रिजर्व से करा था, और मैंने बताया था जनरल रिजर्व वाले को हम कंसिडर नहीं करते। बट यहाँ पे जो प्रेफरेंस शेयर्स पे डिविडेंड पे करा होगा वो बच्चों हम क्या मान के चलेंगे कि सरप्लस से ही पे करा होगा, तो बच्चों हम इसको कंसिडर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो प्रेफरेंस शेयर्स का हमारे पास रेट कितना दे रखा था, 12% था ना बच्चों, 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल था, और ओपनिंग बैलेंस कितना था 2 लाख बच्चों 12% के हिसाब से डिविडेंड पे करा होगा ना प्रेफरेंस शेयर्स पे, 24,000 हो गया बच्चों। तो देखो प्रेफरेंस शेयर्स पे हमने कितना डिविडेंड पे करा, 24,000 उसे हमने ऐड कर दिया। एक बार बच्चों वापस देख लो, प्रेफरेंस शेयर्स का जो डिविडेंड था वो हमने ऐड क्यों करा, बिकॉज P&L से वो पे करा होगा। जो हमारे पास इक्विटी शेयर्स पे करा गया था वो जनरल रिजर्व से करा गया था, जिसे बच्चों हम कंसिडर नहीं करते नेट प्रॉफिट निकालते वक्त। ठीक है बच्चों, तो इसलिए हमने उसे ऐड नहीं करा, पे तो उन पे भी करा था पर उसे हम कंसिडर नहीं करेंगे। अब बच्चों यहाँ पे टोटल करेंगे तो हमारे पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम आ गया 2,34,000। तो यहाँ पे बच्चों हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो जाता है, हमने नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया। अब इसके बाद बच्चों नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करना। वो बच्चों कैसे करते हैं, जब हम नेट प्रॉफिट में नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को एडजस्ट कर देते हैं तो हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है ना। देखते बच्चों ऐसी कौन सी आइटम्स थी, तो सबसे पहले बच्चों देखो हमारे पास क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन दे रखा था ना, डेप्रिसिएशन चार्ज करा गया था ड्यूरिंग द ईयर टोटल 70,000 रुपीज। अब याद करो बच्चों डेप्रिसिएशन एक टाइप का नॉन कैश एक्सपेंस है ना, जिसके लिए बच्चों हम कोई कैश तो पे नहीं करते, पर बच्चों को अपने स्टेटमेंट ऑफ P&L में तो शो करते हैं, और जितने बच्चों हमारे पास नॉन कैश एक्सपेंस होते हैं उन्हें हमें ऐड करना होता है ना। तो डेप्रिसिएशन को बच्चों हम ऐड कर देंगे, 70,000 रुपीज का टोटल डेप्रिसिएशन हमने चार्ज करा था ड्यूरिंग ईयर, ऐड कर दिया। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद देखो हमारे पास डिवेंचर्स दे रखे थे। अब देखो बच्चों ध्यान से समझना, हमारे पास लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में भी 9% डिवेंचर्स दे रखे हैं और शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में भी 9% डिवेंचर्स दे रखे हैं। बट शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में क्या बता रखा है, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। बच्चों इसका मतलब क्या होता है, जो हमारे पास लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में 9% डिवेंचर्स है उन्हीं का बच्चों कुछ पार्ट मैच्योर होने वाला है, हमने विद इन द ईयर में मैच्योर होने वाला है, तभी हमने बच्चों से शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में लिखा है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखो जो हमारे पास 9% डिवेंचर्स थे 2 लाख रुपीज में, उसी में बच्चों देखो जो 50,000 के हमारे पास शॉर्ट टर्म बोरिंग में दे रखे हैं, ये टोटल बच्चों हमारे पास कितने हो गए 9% डिवेंचर्स 2,50,000 के। पर बच्चों उसमें डिफरेंस क्या है कि जो हमारा 50,000 वाला पार्ट है वो आगे वाले टाइम में मैच्योर होने वाला है, मतलब विद इन द ईयर वो मैच्योर हो जाएगा, तभी तो बच्चों करंट मैच्योरिटीज बोला हुआ है ना। तो बच्चों देखो हमें इंटरेस्ट किस हिसाब से पे करना है, ईयर के बच्चों देखो बिगिनिंग में हमारे पास कितने के डिवेंचर्स होंगे 2 लाख और 50,000, तो टोटल बच्चों 2,50,000 के डिवेंचर्स होंगे ना ईयर के बिगिनिंग में, मतलब 1 अप्रैल 2022 को हमारे पास 2,50,000 के डिवेंचर्स होंगे। अब उसके बाद देखो बच्चों जो 50,000 के डिवेंचर्स थे उन्हें हमने रिडीम करा है ना, बता रखा था एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, कितने कब रिडीम करा है 1 जनवरी 2023 तक, मतलब बच्चों देखो 1 अप्रैल से लेके 1 जनवरी तक हमारे पास कितने डिवेंचर्स होंगे टोटल 2,50,000 वाले, 2 लाख लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के और 50,000 जो करंट मैच्योरिटी वाले थे, तो टोटल तो 2,50,000 थे ना बच्चों 1 अप्रैल से लेके 1 जनवरी तक, जो कि बच्चों कितने हो गए 9 महीने हो गए ना। मतलब बच्चों जो 2,50,000 के हमारे पास 9% डिवेंचर्स थे, सबसे पहले बच्चों उन पे हमें 9% का इंटरेस्ट 9 महीनों तक का इंटरेस्ट मिलेगा, और फिर जो उसके बाद बच्चों 50,000 के हमने रिडीम कर दिए 1 जनवरी को बच्चों रिडेम्पशन हो गई ना, 1 जनवरी के बाद हमारे पास कितने डिवेंचर्स बच गए 2,50,000 टोटल थे, उसमें से 50,000 रिडीम हो गए, तो हमारे पास बैलेंस बच गया 2 लाख का। अब बच्चों 1 जनवरी के आगे 31 मार्च तक हमारे पास कितने महीने हो गए 3 महीने, तो इस अमाउंट पे बच्चों 3 महीनों का इंटरेस्ट मिल जाएगा।
ठीक है बच्चों, एक बार वापस देख लो, हमारे पास ईयर के बिगिनिंग में टोटल 2,50,000 के डिवेंचर्स थे, उसके बाद 1 जनवरी को वो रिडीम हो गए। तो सबसे पहले हम 1 जनवरी तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, जो कि बच्चों कितने बनते हैं, 9 महीने। तो 2,50,000 पे 9% का रेट था ना डिवेंचर्स का, उस पे 9 महीने का हमने इंटरेस्ट निकाल लिया। अब बच्चों जो हमारे रिडीम हो गए 1 जनवरी को, रिडेम्पशन होने के बाद हमारे पास कितने बच गए, 2 लाख, बिकॉज 50,000 तो रिडीम हो गए। तो 2 लाख के थे, उन पे बाकी का हम 3 महीने का इंटरेस्ट दे देंगे 1 जनवरी से लेके 31 मार्च तक। ठीक है बच्चों, तो इसी तरीके से हमारा टोटल इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स आ जाएगा 21,375। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हमने ऐड क्यों करा, बिकॉज बच्चों इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स एक टाइप का नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है ना, बिकॉज बच्चों हमारी बिजनेस की मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं होती इंटरेस्ट पे करना, और इंटरेस्ट एक एक्सपेंस है। तो बच्चों इसी तरीके से ये एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, और जितने भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं उन्हें हमें ऐड करना होता है ना बच्चों, तो इसलिए हमने इसको ऐड करा है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखो हमने कुछ नॉन करेंट एसेट बच्चों सेल करे थे ना। सबसे पहले देखो फर्स्ट पॉइंट में बता रखा था कि मशीनरी जिसकी कॉस्ट थी 1 लाख रुपीज, उस पर डेप्रीसिएशन चार्ज करा गया था 70,000 रुपीज। तो बच्चों डेप्रीसिएशन चार्ज करने के बाद मशीन की बुक वैल्यू कितनी बच गई, 30,000 रुपीज बच गई ना। 1 लाख में से 70,000 डेप्रीसिएशन के माइनस कर दिए, तो 30,000 आ गई मशीन की बुक वैल्यू। अब हमने उसे 20% के प्रॉफिट पर सोल्ड करा है बुक वैल्यू पे, मतलब बच्चों 30,000 होगी बुक वैल्यू, उस पे 20% का प्रॉफिट। तो बच्चों 30,000 का 20% कितना हो गया, 6,000। तो 6,000 के बच्चों हमने प्रॉफिट पे सेल करा है। अब बच्चों याद करो, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी तो बच्चों हमारे पास एक टाइप की नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है ना, बिकॉज बच्चों हमारी मेन बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो नहीं होती ना एसेट सेल करना, ये तो टाइप की नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, और उसमें भी हमें फायदा हो रहा है, प्रॉफिट पे सेल करी है, तो बच्चों टाइप की नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। यहाँ पे हमें कितने का फायदा हुआ, बुक वैल्यू थी 30,000 रुपीज, उस पे 20% का प्रॉफिट मिला, मतलब 6,000 रुपीज का। तो बच्चों में जो गेन हुआ होगा मशीनरी की सेल पे, ये टाइप की नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, और जितनी बच्चों नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है उन्हें हमें माइनस करना होता है। तो इसको बच्चों हम माइनस कर देंगे, 6,000 रुपीज का फायदा हुआ था उसे हमने माइनस कर दिया, बिकॉज हमारी मेन बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से ये हमें अर्न नहीं हुई है। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से देखो बच्चों हमने इन्वेस्टमेंट भी सेल करी थी ना। 5th पॉइंट में देखो बच्चा बता रहा है कि नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जिनकी कॉस्ट है 60,000 रुपीज, उसे हमने 20% के प्रॉफिट पे सेल कर दिया। तो यहाँ पे बच्चों देखो सेम वही कंडीशन अप्लाई हो रही, ये भी एक टाइप की बच्चों नॉन ऑपरेटिंग इनकम होगी ना, सेम एसेट ही सेल कर रहे हैं। अब प्रॉफिट कितने का हुआ होगा वो निकाल लेते हैं, 20% का प्रॉफिट था और कॉस्ट थे 60,000 रुपीज, बच्चों 20% 60,000 का कितना हो गया, 12,000 रुपीज। तो 12,000 रुपीज का बच्चों हमें फायदा हुआ होगा। अभी एक टाइप की नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, तो इसे हम माइनस कर देंगे, तो बच्चों माइनस कर दिए। अब बच्चों में से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट 3,07,375। तो यहाँ पे बच्चों हमारा स्टेप 2 भी कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद बच्चों नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, जो भी हमारे पास वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी में चेंज आए होंगे उन्हें बच्चों हमें एडजस्ट करना होता है। देखते बच्चों ऐसे कौन से चेंज आए। तो सबसे पहले देखो बच्चों करंट लायबिलिटी में तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, बस बोरिंग्स और प्रोविजंस है जिनके हमने एडजस्टमेंट देख ली। उसके बाद देखो करंट एसेट में सबसे पहले हमारे पास इन्वेंट्रीज दे रखी है, जिसका बच्चों ओपनिंग बैलेंस है 2 लाख और क्लोजिंग बैलेंस है 1,50,000। तो यहाँ पे देखो बच्चों हमारी इन्वेंट्री डिक्रीज हो गई ना, और जब भी बच्चों करंट एसेट डिक्रीज होते हैं तो बच्चों हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं ना। कितने से डिक्रीज हुआ यहाँ पे, 50,000 से। 50,000 बच्चों हम ऐड कर देते हैं, डिक्रीज इन करंट एसेट। इन्वेंट्री 50,000 रुपीज से डिक्रीज होगी तो हमने ऐड कर दिया। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखो नेक्स्ट हमारे पास इन्वेंट्री के बाद ट्रेड रिसीवेबल थे। एक बार बच्चों वापस देख लेते हैं, बीच में नॉइज आ गई। इन्वेंट्री के बाद नेक्स्ट हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल थे, इसका बच्चों ओपनिंग बैलेंस है 1,50,000 और क्लोजिंग बैलेंस है 1,80,000। तो यहाँ पे देखो बच्चों हमारे ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हो गए ना, कितने से, 30,000 से। और जब भी बच्चों करंट एसेट इंक्रीज होते हैं तो हम क्या करते हैं, अपोजिट माइनस कर देते हैं ना बच्चों। तो ट्रेड रिसीवेबल यहाँ पे इंक्रीज हुए तो हमने उसे माइनस कर दिया, 30,000 से इंक्रीज हुए थे, 30,000 माइनस का आ गया। अब बच्चों में से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर टैक्स आ गया 3,27,375। अब बच्चों बिफोर टैक्स कैसे, बिकॉज हमारे क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्स भी बच्चों बता रखा था ना, प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा था और इनकम टैक्स कितना प्रोवाइड करा वो भी दे रखा था। अब बच्चों देखो
यहाँ पे हम टैक्स का अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों, मैंने पहले ही बताया हुआ ना कि जब भी हमें प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस और साथ में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन तीनों चीजें दे रखी हो, तो बच्चों इस केस में हमें प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाना पड़ता है। तो बच्चों बना लेते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। सबसे पहले हमारे पास बैलेंस आ जाएंगे ओपनिंग और क्लोजिंग वाले। तो बच्चों देखो प्रोविजन फॉर टैक्स का हमारे पास ओपनिंग बैलेंस आ गया क्रेडिट साइड में और क्लोजिंग बैलेंस आ गया डेबिट साइड में। अब देखो हमारे पास इनकम टैक्स हमने कितना प्रोवाइड करा था, 45,000 की बच्चों प्रोविजन क्रिएट करी थी ना, मैंने बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में कि 45,000 का इनकम टैक्स प्रोवाइडेड था, तो इतने की हमने प्रोविजन क्रिएट करी होगी। अब बच्चों प्रोविजन क्रिएट करी होगी तो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट को क्रेडिट करा होगा ना, क्रेडिट साइड में आ जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ P&L में करी होगी तो 45,000 का वो आ गया। अब बच्चों हम टोटल करेंगे तो देखो हमारे पास क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है 70,000, डेबिट साइड का टोटल बच्चों कम आ रहा है, बैलेंस अमाउंट बच रहा है। अब बच्चों याद करो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट के हमारे पास डेबिट साइड में क्या आता है, टैक्स पेड का अमाउंट। तो बच्चों कितना बैलेंस बच रहा है 20,000, तो ये बैलेंस किसका होगा, टैक्स पेड का अमाउंट। तो आ गया टू बैंक अकाउंट, इतने का बच्चों हमने टैक्स पे करा होगा, बैलेंसिंग फिगर से हमें पता चल गया कितने का बच्चों 20,000 का, तो इतना हमने टैक्स पे करा है, तो माइनस कर देंगे अपने कैश जनरेटेड से। तो देखो बच्चों ऑपरेशन से में कितना कैश जनरेट हुआ था, 3,27,375। अब इसमें हमने 20,000 का टैक्स पे कर दिया, तो बच्चों फाइनल आंसर हमारे पास कितना आ गया 3,07,375। तो बच्चों हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश फ्लो कैलकुलेट कर लिया। अब इसके बाद बच्चों नेक्स्ट हमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से करना है। तो बच्चों इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए अपने नॉन करेंट एसेट देख लेते हैं ना बच्चों। तो नॉन करेंट एसेट में देखो हमारे पास मशीनरी दे रखा था, जिसका बच्चों देखो हमारे पास कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी थी ना सेल से रिलेटेड, तो इसके लिए बच्चों बेटर रहेगा कि हम अपना मशीनरी अकाउंट बना लेते हैं। तो सबसे पहले देखो बच्चों मशीनरी अकाउंट में हमारे पास ओपनिंग और क्लोजिंग वाला बैलेंस आ जाएगा। तो देखो बच्चों मशीनरी अकाउंट का हमारे पास ओपनिंग बैलेंस आ गया डेबिट साइड में और क्लोजिंग बैलेंस आ गया क्रेडिट साइड में। अब देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन में क्या बता रखा था। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखो बच्चों फर्स्ट पॉइंट में बता रखा था मशीन जिसकी कॉस्ट थी 1 लाख रुपीज, उस पे डेप्रीसिएशन चार्ज करा गया था 70,000 रुपीज का। तो बच्चों सबसे पहले तो आ गया डेप्रीसिएशन, हमने चार्ज करा कितना 70,000 रुपीज। उसके बाद देखो बुक वैल्यू मशीन की कितनी बच गई, हमने कैलकुलेट करी थी ना 30,000 रुपीज थी ना, 30,000 के मशीन को हमने 20% के प्रॉफिट पे सेल करा, जो कि बच्चों कितना आया था 6,000। अब बच्चों देखो इन डिटेल्स को हम अपने मशीनरी अकाउंट में लिख लेते हैं। सॉरी बच्चों, तो देखो 30,000 की हमारे पास मशीन की बुक वैल्यू बच गई थी, उसको हमने 20% का प्रॉफिट कितना आया था 6,000 रुपीज। तो टोटल बच्चों हमने कितने में सेल करा 36,000 रुपीज में। तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय बैंक अकाउंट सेल 30,000 की मशीन की बुक वैल्यू और 6,000 का फायदा हुआ था, 36,000 में हमने टोटल सेल करा। अब बच्चों जो गेन ऑन सेल होता है उसको हम कहाँ शो करते हैं डेबिट साइड में, तो उसको भी शो कर देंगे गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, 6,000 रुपीज का हमें फायदा हुआ। ठीक है बच्चों, और जो डेप्रीसिएशन हमने चार्ज करी थी कितने की 70,000 रुपीज की चार्ज करी थी ना, वो भी आ जाएगा क्रेडिट साइड में बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट 70,000। अब बच्चों अपना टोटल कर लेते हैं। तो देखो हमारे पास क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है 6,06,000, डेबिट साइड का टोटल बच्चों कम आ रहा है, बैलेंस बच रहा है। अब बच्चों मैंने पहले बताया हुआ है ना कि जब भी डेबिट साइड का टोटल कम आएगा बैलेंस बचेगा, तो वो बच्चों बैलेंस होगा परचेज का। तो यहाँ पे देखो 3 लाख बैलेंस बच रहा है, तो बच्चों बैलेंस होगा परचेज का, टू बैंक अकाउंट परचेज आ गया। तो इतने के बच्चों हमने और मशीनरी परचेज करी होगी। अब बच्चों देखो यहाँ से हमें मशीनरी अकाउंट से क्या पता चल गया कि बच्चों 36,000 में तो हमने मशीन की सेल करी थी, जिससे बच्चों में कैश मिला होगा ना, और 3 लाख के हमने और मशीनरी परचेज करी थी, जिससे बच्चों कैश का आउटफ्लो हुआ होगा। अब बच्चों इन दोनों को अपने कैश फ्लो में लिख लेते हैं। तो बच्चों देखो जो हमने मशीनरी परचेज करी होगी उससे कैश का आउटफ्लो हुआ होगा ना, तो उसे हम नेगेटिव से दिखा देंगे। कितने की हमने परचेज करी थी 3 लाख की, 3 लाख नेगेटिव का है तो इसलिए बच्चों हमने इसे ब्रैकेट लगा दिया बिकॉज कैश का आउटफ्लो हुआ था ना। और जो बच्चों हमने मशीनरी सेल करी थी 36,000 रुपीज में, उससे हमें कैश मिला होगा है ना, कैश का इनफ्लो हुआ होगा, तो उसे बच्चों हमने पॉजिटिव से शो कर दिया। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखो इसी तरीके से हमने इन्वेस्टमेंट भी सेल करी थी ना, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट हमें दे रखी थी जो कि बच्चों हमने सेल करी थी, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बता रखा था। तो इसके लिए बच्चों अपना नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना लेते हैं, जिसका बच्चों हमें ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है। तो सबसे पहले ये बैलेंस का अमाउंट लिख लेंगे। तो बच्चों देखो 2 मिनट रुक जाते हैं, आवाज आ रही है।
हाँ तो बच्चों देखो, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट हम बना रहे थे, जिसमें हमारे पास ओपनिंग बैलेंस कितना था 1,40,000 डेबिट साइड में आ गया, और उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस कितना था 2 लाख, वो आ गया क्रेडिट साइड में। अब देखते हैं हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या बता रखा था। तो बच्चों देखो, फिफ्थ पॉइंट में बता रखे थे नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट जिनकी कॉस्ट है 60,000 रुपीज, उसे 20% के प्रॉफिट पे सेल करा। तो बच्चों 60,000 का 20% कितना हो गया 12,000 रुपीज। तो 60,000 हमारे पास मशीन की बुक वैल्यू थी, उस पर हमने कितने का प्रॉफिट हुआ सेल पे 12,000 रुपीज का। तो टोटल बच्चों हमने कितने में सेल करी होगी 72,000 रुपीज में, है ना बच्चों। 60,000 उस पर 20% का प्रॉफिट जो कि हो गया 12,000, तो टोटल 72,000 हमने सेल करी होगी। अब बच्चों सेल कर रहे हैं, क्रेडिट साइड में आ जाएगा ना, बाय बैंक अकाउंट सेल 72,000 रुपीज हमने सेल करी। अब बच्चों हम गेन को भी रिकॉर्ड करते हैं ना, तो गेन भी आ जाएगा डेबिट साइड में, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। कितने का गेन हुआ था 12,000 रुपीज का, वो आ गया। अब बच्चों हम अपना टोटल कर लेते हैं। तो बच्चों देखो, हमारे पास क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, डेबिट साइड का टोटल बच्चों कम आ रहा है। तो सेम बच्चों वही जो बैलेंस बच रहा होगा डेबिट साइड में, वो बैलेंस किसका होगा परचेज का। तो कितने का बैलेंस बच रहा है 1,20,000 बच्चों, ये हो गया बैलेंस परचेज का। टू बैंक अकाउंट परचेज हमने इतने के परचेज करे होंगे 1,20,000 के। ठीक है बच्चों, तो हमें यहाँ से नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट से क्या क्या पता चल गया कि बच्चों 72,000 की हमने इन्वेस्टमेंट की सेल करी थी, जिससे बच्चों हमें कैश मिला होगा, है ना बच्चों। और 1,20,000 हमने परचेज करा था, जिससे बच्चों कैश का आउटफ्लो हुआ होगा ना। तो इसको बच्चों को अपने कैश फ्लो में लिख लेते हैं। सबसे पहले जो हमने परचेज करी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, वो बच्चों नेगेटिव से शो कर देंगे। नेगेटिव का 1,20,000, तो ब्रैकेट लगा के हमने उसे शो कर दिया। ठीक है बच्चों, और जब हमने सेल करी थी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की, उससे हमें कैश मिला होगा, तो 72,000 वो पॉजिटिव का हो गया बच्चों। 72,000 में सेल करी थी, तो कैश का इनफ्लो है, तो इसलिए हमने उसे पॉजिटिव से शो कर दिया। अब बच्चों हम इसका टोटल करेंगे, तो हमारे पास आंसर नेगेटिव का आ रहा है 3,12,000। तो बच्चों हमारे पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कितना कैश यूज हुआ है 3,12,000। तो बच्चों हमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से भी कैश फ्लो कैलकुलेट कर लिया। अब इसके बाद बच्चों हम अपना फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से कैश फ्लो कैलकुलेट करना है ना। तो देखो बच्चों, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के लिए हम अपने शेयर कैपिटल और बोरोइंग्स देख लेते हैं। तो बच्चों देखो, शेयर कैपिटल में सबसे पहले हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल था, जिसका बच्चों ओपनिंग बैलेंस है 3 लाख और क्लोजिंग बैलेंस है 6 लाख। तो यहाँ पे देखो बच्चों, हमारा शेयर कैपिटल इंक्रीज हो गया ना, मतलब हमने और शेयर इश्यू करे होंगे, और जब बच्चों शेयर इश्यू करे होंगे तो कैश रिसीव हुआ होगा ना हमें। तो कितने से इंक्रीज हुआ है 3 लाख से, तो 3 लाख रुपीज का बच्चों हमें कैश मिला होगा, मतलब कैश का इनफ्लो हुआ है। तो बच्चों इसे हम पॉजिटिव से शो कर देंगे, कैश प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखो नेक्स्ट हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स भी थे। 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल था, जिसका बच्चों ओपनिंग बैलेंस है 2 लाख और क्लोजिंग बैलेंस है 1 लाख। तो यहाँ पे देखो बच्चों, हमारा शेयर कैपिटल डिक्रीज हो गया ना, मतलब हमने प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करा लिया होगा, बिकॉज हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन बच्चों बता रखा था ना कि प्रेफरेंस शेयर्स को पार पे मतलब फेस वैल्यू पे रिडीम करा लिया गया था। तो देखो बच्चों, हमने कितने के रिडीम कराए 1 लाख के, मतलब बच्चों 1 लाख की हमने पेमेंट कर दी होगी ना प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, जिससे बच्चों क्या हुआ होगा कैश का आउटफ्लो। तो नेगेटिव से शो कर देंगे, रिडम्पशन ऑफ 12% प्रेफरेंस शेयर्स 1 लाख नेगेटिव का था, तो हमने ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम अपनी बोरोइंग्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखो बच्चों, हमारे पास लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में 9% डिबेंचर्स थे, जिनका देखो बच्चों कोई चेंज ही नहीं आया। ओपनिंग बैलेंस भी 2 लाख है और क्लोजिंग बैलेंस भी 2 लाख है, तो इसमें कोई भी चेंज नहीं आया। इसके बाद देखो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स थी, जिसमें हमारे पास 9% डिबेंचर्स थे ना बच्चों, जो कि हमारे पास ईयर के बिगिनिंग में तो थे 50,000 रुपीज के, बट ड्यूरिंग देयर बच्चों वो रिडीम हो गए थे ना। हमने देखा था जब इंटरेस्ट कैलकुलेट करा था 50,000 के रिडीम हो गए थे 1 जनवरी 2023 को। तो जब बच्चों ये रिडीम हुए होंगे तो हमने इनकी पेमेंट करी हुई ना बच्चों, तो 50,000 का कैश का बच्चों आउटफ्लो हुआ होगा, जो हमने डिवेंचर होल्डर्स को पेमेंट करी होगी, तो वो भी आ गया रिडम्पशन ऑफ 9% डिवेंचर्स। 50,000 नेगेटिव का था बिकॉज कैश का आउटफ्लो हुआ। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद देखो हमने डिविडेंड और इंटरेस्ट पे करा था ना। तो सबसे पहले देखो बच्चों, इन्हीं डिवेंचर्स पे हमने इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करा था ना ऑपरेटिंग एक्टिविटी के टाइम पे। कितना आया था बच्चों 21,375, इतना इंटरेस्ट पे करा था हमने 9% डिवेंचर्स पे। तो इससे बच्चों क्या हुआ होगा कैश का आउटफ्लो हुआ होगा ना। इसे बच्चों हम नेगेटिव से शो करते हैं, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स आ गया 21,375 नेगेटिव का आ जाएगा बिकॉज कैश का आउटफ्लो हुआ।
ठीक है बच्चों। अब इसके बाद देखो हमने डिविडेंड भी पे करा था ना इक्विटी शेयर्स पे भी और प्रेफरेंस शेयर्स भी। बट जो देखो बच्चों इक्विटी शेयर्स का डिविडेंड था उसे हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कंसिडर नहीं करा था बिकॉज वो जनरल रिजर्व से पे करा था। बट बच्चों देखो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के केस के अंडर कुछ ऐसा इशू नहीं होता, बस डिविडेंड पे करा हो तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंडर आ जाता है। तो यहाँ पे बच्चों जो इक्विटी शेयर्स पे हमने डिविडेंड पे करा था उसको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखो बच्चों कितना बोल रखा है 40 रुपीज पर शेयर का अमाउंट डिविडेंड पे करा गया था ना इक्विटी शेयर्स पे। तो देखो बच्चों हमारे पास कितने के शेयर्स थे। सबसे पहले बच्चों देखो हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल बिगिनिंग में था 3 लाख रुपीस का। फिर उसके बाद देखो बच्चों हमने 3 लाख के शेयर्स इशू करे थे ना जो हमने अभी देखा था। अब देखो बच्चों शेयर्स कब इशू करे थे वो डेट हमें बता रखी थी 1 अप्रैल 2022 को। तो बच्चों 3 लाख के हमने और शेयर्स इशू करे और बच्चों कब करे ईयर के बिगिनिंग में। तो बच्चों ईयर के बिगिनिंग में टोटल हमारे पास कितने के शेयर्स हो गए 3 लाख के तो पहले से ही गए और 3 लाख हमने ईयर के फर्स्ट डे पे और इशू कर दिए। तो टोटल बच्चों हमारे पास 6 लाख हो गए ना। अब 6 लाख पे देखो बच्चों हमारे पास एक शेयर कितने का होगा 100 रुपीज का होगा ना बच्चों, 100 रुपीज का एक शेयर होगा। तो बच्चों नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास टोटल कितने थे 6 लाख को 100 से डिवाइड कर देंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा 6000 टोटल नंबर ऑफ शेयर्स थे। अब उस पे बच्चों 40 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड कंपनी ने डिक्लेयर करा ना। तो बच्चों 6000 शेयर्स पे 40 रुपीज पर शेयर कितना हो जाता है 2,40,000 रुपीज। तो इतने का बच्चों हमने इक्विटी शेयर्स पे डिविडेंड इंटरिम डिविडेंड पे करा था। ठीक है बच्चों 6000 शेयर्स आए थे और उस पर 40 रुपीज पर शेयर कंपनी ने डिक्लेयर करा, टोटल 2,40,000 पे करा। अब बच्चों कैश का आउटफ्लो है तो इसे हम ब्रैकेट लगा के शो कर देंगे। ठीक है बच्चों अब इसके बाद हमने प्रेफरेंस शेयर्स पे भी डिविडेंड पे करा था ना जो तो बच्चों हमने कैलकुलेट भी करा था 12% रेट था और 2 लाख उनका ओपनिंग कैपिटल था। तो टोटल 24,000 रुपीज का हमने इंटरेस्ट पे करा था। तो इतने का बच्चों ये भी सिमिलरली कैश का आउटफ्लो है तो इसे हम ब्रैकेट लगा के शो कर देंगे। अब बच्चों में सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आ गया माइनस का 1,35,375। अब बच्चों नेगेटिव में आया आंसर तो कैश यूज हुआ होगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। तो बच्चों हमने फाइनेंसिंग एक्टिविटी से भी कैश फ्लो कैलकुलेट कर लिया। अब इसके बाद बच्चों फोर्थ स्टेप क्या होता है जो भी हमारे पास तीनों एक्टिविटीज का कैश फ्लो आया होता है उसे हमें ऐड करना होता है। देखते बच्चों ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से आया था 3,07,375 ऐड कर देंगे। इसके बाद देखो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हमारे पास नेगेटिव का था मतलब कैश यूज हुआ था कितने का 3,12,000 का कैश यूज हुआ था। और उसके बाद फाइनेंसिंग एक्टिविटी में भी हमारे पास कैश यूज हुआ था। तीनों अमाउंट को बच्चों हमने ऐड करा तो हमारे पास माइनस का अमाउंट आ रहा है। वैसे तो बच्चों नेट इंक्रीज हम कैलकुलेट करते हैं ना बट यहाँ पे नेगेटिव में आंसर आ रहा है तो इस बार बच्चों नेट डिक्रीज इन कैश इक्विवेलेंट्स आ गया हमारे पास 1,40,000 तीनों के कैश फ्लो को ऐड करने के बाद। अब बच्चों देखो नेट डिक्रीज आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है जो भी हमारे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का ओपनिंग बैलेंस होता है उसे बच्चों हम ऐड कर देते हैं नेट इंक्रीज या डिक्रीज में। तो यहाँ पे देखो बच्चों हमारे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का ओपनिंग बैलेंस कितना था 3,10,000। इसे बच्चों में ऐड करना है अपने नेट डिक्रीज में जो कि बच्चों हमने पहले ही कैलकुलेट करा था ना माइनस का 1,40,000 आया था। अगर बच्चों इन दोनों का टोटल हमारे पास क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के इक्वल आ जाता है तो यहाँ पे बच्चों हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाती है। देखते बच्चों देखो हमारे पास इन्हें सॉल्व करने पे कितना आंसर आ रहा है 1,70,000। अब देखते हैं क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का टोटल। तो देखो बच्चों उनका भी क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है 1,70,000। तो यहाँ पे देखो बच्चों हमारा टोटल इक्वल आ रहा है और यहाँ पे बच्चों कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारी कंप्लीट हो जाती है। तो बच्चों क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।